अभी हमने मौलाना साहब आजम खान साहब का बयान दिखाया। आजम खान साहब पॉलिटिशियन है, कोई कहेगा उनकी राजनीतिक उनकी बातें राजनीति की बातें हैं, लेकिन आज जो बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि देश में ये हालात हो गए मुसलमान के कि हम तो तरसे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और हमारे आंसू पोंछे। वो ये कहते हैं कि अगर मुसलमानों के साथ यही होना है तो मुसलमानों का वोटिंग राइट ही खत्म कर दो। यहां से मैं जोड़ता हूं प्रधानमंत्री की बात को। इस यूपी का चुनाव हुआ, मुसलमान ने किसको वोट दिया? बीजेपी को तो नहीं वोट दिया था, समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता है, फिर भी वो ये बात कह रहे हैं। और देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि नहीं, मुझे मुसलमान के साथ जुड़ना है। आप बताइए, क्या मुसलमान भरोसा करेगा? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री ने तो अपनी पहली तकरीर, जो संसद में उनकी पहली तकरीर थी, उस पर उन्होंने सबके साथ सबके विकास, और 19 के बाद उन्होंने कहा सबका विश्वास। वो बार बार कहते रहे कि मैं चाहता हूँ ना सिर्फ पसमानदा बल्कि हर मुसलमान के हाथ में, उन्होंने कहा, एक हाथ में कंप्यूटर हो और एक हाथ में संविधान हो। ये तो वो बात कहते हुए आ रहे हैं। सवाल ये है कि जो चीज़ वारिस पठान साहब ने कही, इसको हमको इस चीज़ पे भी चर्चा करनी चाहिए। इस वक्त देश के अंदर 3 तरीके के पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं जो मुसलमानों के ताल्लुक़ से हैं। एक उन तथाकथित कहूँगा सेकुलर पार्टियों का है जो आज की तारीख़ में मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं लेकिन मुसलमानों के मुद्दों पर बोलना नहीं चाहते। क्या वो जामिया, अलीगढ़, ये तो खैर नीतिगत मसले हैं, लेकिन वो इन मुद्दों पर बोलना नहीं चाहते। वो कहते हैं ठीक है, आपके मुद्दे आप खुद हल करिए, हम इस पर नहीं बोलना चाहते। दूसरी तरफ वारिस पठान साहब जो हैं, आज़म खान हैं, इनमें मैं ये नहीं कहूँगा कि इनको ये पूर्वाग्रह है, बल्कि मैं कहूँगा इनका अपना पूर्वानुमान हो सकता है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है। मैं चूँकि एक आशावादी भारतीय हूँ तो मैं कहूँगा नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वोटिंग मेरा अधिकार है और मैं हमेशा इस अधिकार के लड़ता रहूँगा, और उसमें संगीत रागी साहब और प्रेम शुक्ला और वारिस पठान सबको अपने साथ लेकर चलूँगा। साहब, इस राइट को ख़त्म नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की बात और प्रधानमंत्री की बात को अलग कर लीजिए। प्रधानमंत्री ने इसी जामिया को लेकर, आपको मालूम होना चाहिए कि सऊदी अरब, कतर और यूएई के साथ जो हमारे एमओ साइन हुए हैं, उसमें जामिया मिल्लिया के कैंपस बाकायदा एक हिस्सा हैं। तो इसलिए इस बारे में प्रेम शुक्ला जी कह चुके नीतिगत मुद्दा है, तो मुझे नहीं लगता कि जामिया के साथ कोई सरकारी भेदभाव कहीं हो सकता है, क्योंकि जाहिर बात है। अब आपने जो बात कही हैदराबाद की कि साहब वो पसमानदा लोगों को जोड़ना चाहते हैं, पहली चीज़ तो ये हम ये जानते हैं कि इस बारे में लिंकन की बहुत अच्छी बात थी। लिंकन की एक ही बात हम जानते हैं, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल बाय द पीपल। लेकिन लिंकन ने एक बात और कही थी कि जब तक समाज के कमज़ोर तबकों को आप पॉलिटिकल एम्पावर नहीं देंगे, तब तक आप किसी भी जमहूरियत यानी किसी भी डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं कर सकते। वो श्वेतों के बारे में कहते थे, और अमेरिका को श्वेत प्रेसिडेंट ढूंढते ढूंढते ओबामा तक आना पड़ा। अश्वेत, सॉरी, हाँ, एक ब्लैक उसके लिए। आप प्रधानमंत्री ने ये बात कही कहाँ? हैदराबाद में। मुझको मालूम है प्रधानमंत्री ने पूरे मन से कही होगी पसमानदाओं को जोड़ा जाए। तो क्या ही अच्छा हो कि शाहनवाज साहब तो सैयद हैं, मुख्तार साहब भी सैयद थे, सैयद जफरुल इस्लाम जिनको एमपी बनाया गया तो वो भी सैयद थे। इनमें तो कोई भी जो है वो कहीं पर भी जो पसमानदा नहीं था। फिर अगर वो पसमानदाओं की बात करें तो क्या ही अच्छी बात थी। प्रधानमंत्री कहते भाई यहाँ ओवैसी और मैं दोनों एक चीज़ पे सहमत हो जाते हैं। वो सहमत होने की बात क्या थी कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश स्टेट पूरे मुल्क में एक ऐसे स्टेट्स हैं जो पसमानदा मुसलमानों को नहीं, पसमानदगी की बुनियाद पे 4% रिजर्वेशन धोबी को देते हैं, यानी अलग अलग जनरलाइज करके। उनके अंदर मुसलमान भी होते हैं, लेकिन बीजेपी नीतिगत रूप से जो है उस रिजर्वेशन की वहाँ मुखालफत करती है। तो ये विरोधाभास नहीं होना चाहिए, सबको जुड़ना चाहिए। और एक बात है मुसलमानों से भी कहूँगा, जो खासकर ये चूँकि यूनिवर्सिटी वाला ट्वीट आपने दिखाया है, इसमें मैं एक बात कहूँगा। देखिए, जो दिवंगत का शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उसको बाकायदा बेचारा चले गया, योजना आयोग था। दिवंगत योजना आयोग की जो आखिरी मीटिंग थी उसमें संगीत रागी साहब ने सही कहा, उसमें ये फैसला लिया गया था कि यूनिवर्सिटीज़ को प्राइवेटाइजेशन के जरिए कुछ पैसा तो सरकार तो देगी, लेकिन कुछ अपने आप भी करना पड़ेगा। ठीक है। अब जिम्मेदारी ज़्यादा हो गई है प्रेम शुक्ला जी की और हमारे रागी साहब की, इसलिए हो चुकी है कि दोनों जगह मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो आरएसएस से जुड़ा हुआ एक संगठन है, इनसे जुड़े हुए व्यक्तियों को दोनों जगह वाइस चांसलर बनाया गया। संघ से जुड़े हुए लोगों को वहाँ कोर्ट मेंबर बना के भेजा गया, जिसमें एक साहब सांसद भी हैं। अगर इन लोगों के रहते हुए भी कहीं इस तरीके का कुछ हो रहा है कि सिक्योरिटी तक के लिए पैसे देने को नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठाना चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री की नीयत पर कोई मुझको शक नहीं है, लेकिन मेरा का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। आपने दो बातें कही हैं। आपने कहा प्रेम शुक्ला जी के पास जा रहा हूं, आपने कहा कि बीजेपी की बात को, प्रधानमंत्री की बात को अलग कर दीजिए। बिल्कुल, आप प्रधानमंत्री की बात पर यकीन करने को तैयार हैं कि मुझे मुसलमान के पास पहुंचना है, लेकिन पार्टी पर आपको यकीन नहीं है। तेलंगाना स्टेट जो कहता है कि साहब इस रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात आपने कहा कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बगैर ये बातें करने का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल ठीक। प्रेम शुक्ला जी, देखिए सौरव जी, पहली बात जो देहलवी साहब कह रहे हैं
कि धर्म के आधार पर आरक्षण, तो हमारी संविधान सभा की बहस में इस पर व्यापक विमर्श हुआ और यह तय किया हमारे संविधान निर्माताओं ने कि इस देश में मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण किसको मिलेगा? जो वंचित वर्ग हैं, जिनका आर्थिक तौर पर जो है, जो लगातार जो है शोषित वर्ग हैं। और आपको पता है कि ओबीसी के नाम पर मुसलमानों का भी एक बड़ा वर्ग है जिसको आरक्षण का लाभ मिलता है। इस बात को आप देहलवी साहब भली भांति जानते हैं। अब हमारा तो हमारी नीति सिद्धांत और कोई भी जो है हमारा लोकतांत्रिक और जनकल्याणकारी जो व्यवस्था है, उसमें अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त करना, ये किसी भी लोकतांत्रिक शासन से अपेक्षा है। ऐसे में पसमानदा जो है, जैसे हमारे यहाँ जो शोषित हैं, वंचित हैं, वनवासी हैं, जनजाति हैं, अनुसूचित जातियां हैं, इनके लोगों को सशक्त किया जाना हमारे संविधान निर्माताओं ने निश्चित किया। आज जो है सबसे अधिक मुसलमानों में अगर गरीबी है, तो गरीबी क्या सैयदों और शेखों में नहीं, उतनी बड़ी गरीबी किसमें है? पसमानदा मुसलमानों में है। तो ऐसे में हम जो अंत्योदय का विचार करते हैं, तो अंतिम पायदान पर खड़ा जो हमारा भाई है, उसको सशक्त करने का प्रयास हम करना चाहते हैं, ताकि वह मुख्यधारा में आ सके, ताकि वह जो है विकास के लाभ ले सके, ताकि वह जो है समान धरातल पर खड़े होकर जो है स्वयं को सशक्त कर सके। तो इसे मुझे लगता है किसी को आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, लेकिन ये बात तो, इसको आप करेंगे कैसे? अब आप स्नेह यात्रा निकाल रहे हैं, अब आप लोगों के बीच जाएंगे तो क्या कहेंगे उनसे, क्या वादे करेंगे उनको क्या भविष्य दिखाएंगे? देखिए जब पसमानदा मुसलमानों की, जहां तक जैसे हमारे आज गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं, तो सबसे अधिक मकान किसके बनेंगे? पसमानदा मुसलमानों के। उसमें तो कहीं हमने मजहबी भेदभाव किया हो, इसका एक उदाहरण नहीं है। अगर हम उनके लिए जो है योजनाएं ले आते हैं, भाई तालीम की बात करते हैं, तो जो पसमानदा मुसलमानों के बच्चे हैं, जो गरीब हैं, उनको स्कॉलरशिप अधिक से अधिक मिल सके, वो कैसे मुख्यधारा में आए, कैसे सशक्त हों, कैसे राजनीतिक रूप से जो है वो अपनी बातों को मुखरता से रख सके। जैसे देहलवी साहब ने कहा कि भाई सैयद शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, अब दानिश आजाद भी हमारे मंत्री हैं, जो पसमानदा समाज से आते हैं, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं। तो हमारा अगर पसमानदा समाज बड़े पैमाने पर निकलकर आगे आता है, उसका सशक्तिकरण होता है, तो इससे जो सच्चर आयोग की बार बार आप बात करते हैं, तो सच्चर आयोग किसको गरीब मान रहा है, किसको पिछड़ा मान रहा है? वो शेख, सैयद और पठान। देखिए, राजनीतिक पार्टियों की बातों में आप राजनीति तो अलग कर नहीं सकते। एक सीधी सी बात है मौलाना साहब से। अंसारी हैं जी सर, आप ही की बात जा रहा हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।